द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी एग्जाम दें या कहीं भी रहें तो ये इसमें से आज जो हम बताने जा रहे हैं वहाँ कोई ना कोई शब्द आपको सुनने को जरूर मिले। मुख्य वाद जो होते हैं जितने भी, उन सारे वादों को एक साथ समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप इसे नहीं समझते आपको अपनी पढ़ाई का अधिकतम हिस्सा समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक ही वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि कम शब्दों में बेहतर से बेहतर तरीके से समझा करके आपको उन सारे वादों पे जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाए। तो आइए देखते हैं। इसमें आज जो हम बताएंगे उसमें ये सारी चीजें आप कुछ को सुने होंगे, कुछ को नहीं सुने होंगे, लेकिन जो सिविल में है उस यूपीएससी की तैयारी में वो लोग ये सारे शब्द निश्चित रूप से सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनमें अंतर स्पष्ट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे एक आप सुनते हैं वामपंथ और दक्षिण पंथ। ये आमने सामने दोनों को इसीलिए रखे हैं ताकि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जब आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वामपंथ और दक्षिण पंथ का संबंध सीधे सीधे फ्रांस की क्रांति से रहा है। उसी टाइम ये नाम पड़ा था जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी। तो जब वहां राजा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, लोकतंत्र को बनाए रखना है या लोकतंत्र को समाप्त करना है, उस बात को लेकर के वहां पे जब डिबेट हुए, वहां जब चर्चाएं चली, तो राजा के समर्थन के जो लोग थे, यानी कि जो चाहते थे कि राजा बना रहे, वो राजा के दाहिने तरफ बैठे, और जो लोग चाहते थे कि राजतंत्र समाप्त हो जाए, निरंकुश तंत्र समाप्त हो जाए और लोकतंत्र लागू हो जाए, वो राजा के बाएं ओर बैठे। जैसे ये राजा का आसन है, तो राजा के दाहिनी ओर यानी कि इस हिस्से में बैठने वाले लोग दक्षिणपंथी कहे गए, इस हिस्से में बैठे लोग वामपंथी कहे गए। ये साधारण सा नामकरण था उस टाइम, लेकिन आगे चल के वही कई तरीके से परिभाषित होने लगा और अलग अलग नाम से जाना जाना। तो ये वामपंथ और दक्षिण पंथ का आगमन इसीलिए हुआ। इसको फिर से समझें। राजा के समर्थन में, यानी कि राजा बना रहे, इसके लिए ये राजा है, इस राजा को बनाए रखें, निरंकुश शासन बनाए रखें, और राजा के साथ साथ ये सब जो बैठे होंगे, जो राजा का समर्थन कर रहे होंगे, ये सब सामंत होंगे। सामंत यानी जमींदार टाइप के लोग, समाज के उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, ये सब इस ओर बैठे थे। तो ये चाह रहे थे कि राजा बना रहे और निरंकुश शासन बना रहे ताकि इसका हमेशा चलता रहे। और ये जो वामपंथी थे ये चाह रहे थे कि राजा भी हट जाए, सामंत भी हट जाए, लोग जो है लोकतंत्र का जीवन जिए, यानी सब लोग एक बराबर पे आ जाएं। तो ये विचारधारा वामपंथी विचारधारा कही गई। किसी प्रकार से शोषक का समापन हो, यानी शोषण विहीन समाज का निर्माण हो, ऐसा चाहने वाले वामपंथी कहे गए। और जो चाहते थे कि राजतंत्र बना रहे, शोषण बना रहे, उनका समाज का ऊंच नीच बना रहे, वो दक्षिणपंथी कहे गए। तो ये दक्षिणपंथी। इसके बाद आया शब्द एक समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद। ये तीनों का आपस में जुड़ाव है, इसलिए तीनों को एक साथ समझिए। छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे लाइनों में हम कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, नहीं तो एक एक पे एक एक टॉपिक ऐसा है जिसपे एक एक वीडियो बनाए जा सकते हैं, घंटे भर भी बोला जा सकता है इन एक एक मुद्दों पे। अब आप समझें समाजवाद। समाजवाद का सीधा शब्द है, शाब्दिक अर्थ समझें तो समाज जिसके केंद्र में हो। ये जो वाद होते हैं, जो भी वाद हैं, इसको साधारण तरीके से जब ना समझ में आए तो ये समझिए कि ये वाद जो होते हैं उनका उनको अगर केंद्र में रखा जाए, यानी कि यहाँ समाजवाद है तो समाज अगर केंद्र में होगा तो समाजवादी है, ठीक। तो ये समाजवाद, और जब राष्ट्र केंद्र में हो तो राष्ट्रवादी है। तो समाजवाद का मतलब है कि समाज के समस्त संसाधनों को समाज में बराबर बांटना समाजवाद कहा जाता है। फिर से समझें, समाज में या देश में जितने भी संसाधन हैं सभी को समाज के सभी वर्गों में बांट देना और बराबर का बांट देना समाजवाद कहा जाता है। यानी कि ये जो लोग थे वामपंथी लोग, वो यही चाह रहे थे कि लोकतंत्र लागू हो जाए और समाज के जितने संसाधन है सब में बराबर बढ़ जाए, ऊंच नीच न रहे। तो ये समाजवाद है, इसीलिए समाजवादियों को वामपंथी कहा जाता है। साम्यवाद का मतलब है कि जब समाजवाद लागू होता है, अच्छे से समझिएगा, साम्यवाद को बगैर समाजवाद समझे नहीं समझेंगे। समाजवाद जो लागू होगा तो इसमें कहा गया, सिद्धांत दिया गया कि समाज का कोई व्यक्ति होगा, कोई राजा जैसी हैसियत में पहुंच करके, यानी कि शासक बन करके समाज के अंदर का ही आम नागरिक में से कोई आए और वो सत्ता को ले कब्जे में, और सत्ता में आने के बाद ये समाज के सारे संसाधनों को बराबर में बांट दे, तो समाजवाद लागू हो गया। उसके बाद आगे की चीज थी जिसको यूटोपियन विचार भी कहा जाता है,
यानी कि यूटोपियन विचार कहा जाता है उन चीजों को जो काल्पनिक है, जिसको लागू नहीं किया जा सकता, उसको यूटोपियन कहा जाता है। यूटोपियन ट है यहाँ, यूटोपियन। यूटोपियन विचारधारा का मतलब है कि ऐसी चीज जो लागू ना हो सके, कल्पना में है वो चीजें। तो साम्यवाद लगभग वैसी ही चीजें हैं, क्योंकि एक देश जो रूस है, सोवियत संघ था, तब ये लागू किया गया था, लेकिन उसके समापन के बाद यानी विखंडन के बाद साम्यवाद लोग अब सोचते भी नहीं है कि साम्यवाद लागू होगा। तो साम्यवाद का मतलब क्या है कि समाजवाद में सभी लोग बराबर पे आ गए, यानी कि एक व्यक्ति उठा और वहां सत्ता संभाला और लागू कर दिया, समाज के समस्त संसाधनों को बराबर बांट दिया। इसके बाद वो व्यक्ति भी अपनी सत्ता छोड़ेगा और सत्ता छोड़ करके समाज में कोई भी गैर बराबरी वाला पद भी नहीं रहेगा। यानी कि ये एक जमीन है, इस जमीन पर सभी लोग एक बराबर पे खड़े हैं, न किसी के पास जमीन ज्यादा है, न किसी के पास पद ऊंचे हैं, न किसी के पास पैसा ज्यादा है, ना कोई शोषक है, ना कोई हमें संचालित करने वाला है, ना कोई पुलिस है, ना कोई शासक है, कुछ नहीं है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि जैसे आदिम युग था, आदिम युग में लोग जैसे रह रहे थे बगैर किसी राजा के, अपने तरीके से जीवन जी रहे थे, उसी को साम्यवाद कहा गया। तो साम्यवाद को साधारण तरीके से आदिम तरीके का जन जीवन कह सकते हैं, जिसमें शासक ना हो। तो ये एक कल्पना है। उसी को थोड़ा सा और बिगाड़ करके अगर बोलते हैं लोग, तो उसको अराजकतावाद कहते हैं। अराजकतावाद में भी वही होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? अराजकतावाद की जो कल्पना की गई वो ये कल्पना है कि कुछ लोग इसके समर्थन में होते हैं, कुछ लोग इसके आलोचना में होते हैं। विचार तो सारे हैं, सभी में आलोचक और समर्थक होंगे, कोई ऐसा विचार नहीं होगा जिसके समर्थक और आलोचक न हो। तो अराजकतावाद में भी यही होता है कि कोई शासक ना हो, लोग जैसे जी रहे हो वैसे जिए। तो वो जब ये शासन होगा, तो इसमें अराजकतावाद में जो ज्यादा पावर में होगा वो अपना शासन चलाने लगेगा। तो ये अराजकतावाद होना शुरू हो जाएगा। तो अराजकता फैलाना नहीं है, ये लोग उपनाम दे देते हैं किसका? जब कोई कहता है कि शासक नहीं होगा और सब लोग अपने तरीके से संचालित होंगे, तो लोग कल्पना में पहुंच जाते हैं कि तब तो अराजकता छा जाएगी। तो ये अराजकता छाने को लेकर के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये अराजकतावाद होगा। तो अराजकतावाद कोई सिद्धांत नहीं है, किसी चीज को लागू करने की चीज नहीं है। अराजकतावाद में सीधे सीधे ये है कि कोई हमारे ऊपर नहीं है, सब लोग अपने तरीके से जी रहे हैं, कोई किसी को देखने वाला नहीं है, सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं, जैसा जिसको मन हो वैसा जी रहे हैं। तो वही अराजकतावाद है। और साम्यवाद में क्या है? साम्यवाद में एक शासक आया था, शासक आकर के सबको बराबर बांट दिया और सब लोग स्वयं से संचालित हो रहे हैं। स्वयं से संचालित होने का मतलब है कि सब लोग में अपना सेंस है और उस सेंस के आधार पर कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, सब एक साथ मिल करके सब बराबर पे कमा रहे हैं, बराबर पे खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये साम्यवाद कहा जाता है। अब मार्क्सवाद को समझें कि मार्क्स ने क्या कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब मार्क्स आए थे जिस दौर में, उस दौर में ब्रिटेन में सामंतवाद था और औद्योगिक क्रांति आई थी। उस दौर में औद्योगिक क्रांति का दौर मार्क्स ने देखा। औद्योगिक क्रांति में देखा उन्होंने कि एक कंपनी है, उस कंपनी में काम करने वाले ढेरों लोग, ये कंपनी का जो हेड है यहाँ बैठा है, अधिकतम लाभ वही कमा रहा है और उसमें जो चारों ढेर सारे मजदूर काम कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं और उसका अधिकतम लाभ ये मालिक कमा रहा है और उसका प्रॉफिट का कुछ भी हिस्सा ये अपने मजदूरों को नहीं दे रहा है। तो मार्क्स ने कहा कि ये जो कंपनी है या कोई भी देश समझ लें, तो देश में जो अधिकतम कमाई करने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उस मजदूर वर्ग को अधिकतम हिस्सा मिलना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा मालिक अपने पास रखे। तो इस तरीके से बराबरी लाने की बात मार्क्स ने कही। मार्क्सवाद में सीधे एक शब्द आता है बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। तो ये शब्द जहां आ जाए तो समझिए कि मार्क्स की बात हो रही है। तो बुर्जुआ वर्ग का मतलब है कि जो सामंत है या जो पूंजीपति है या जो कुलीन वर्ग है, वो समाज में टॉप पे बैठा है और उस टॉप पे बैठे हुए नीचे जो बैठे लोग हैं, उसके उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनका वो शोषण कर रहा है। क्योंकि वो ब्रिटेन में जैसी व्यवस्था देखे, वहां ये देखे कि वहां के लोगों का शोषण हो रहा है। वहां मजदूर जो है वो बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं, उनके रहने की जो जगह थी वो भी साफ सुथरी नहीं थी। एक ब्रेड देते थे और उसमें भी बहुत बुरे हाल, बीमार हैं, वहीं बगल में गंदगी फैली है, यानी कि ना सफाई है, ना कुछ खाने को ढंग से दे रहे हैं, ना पहनने को सही से दे रहे हैं। और कंपनी का जो मालिक है वो बड़ा होता चला जा रहा है, उद्योगपति जो है वो संपत्तिवान होते जा रहा है। तो मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो और एक होकर के अपना इन सारे पे कब्जा करो और स्वयं संचालित करो। तो ये मार्क्स का कहना था। तो ये मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद में मजदूर की बात होगी और शोषक की बात होगी और मार्क्स जो होंगे वो समाजवाद के ही समर्थक हैं, समाजवाद का ही एक रूप है मार्क्सवाद। समाजवाद में ये समाज को केंद्र में रख करके बराबर बांटने की बात हो रही है। इसमें शोषक वर्ग और शोषित वर्ग की बात होगी समाजवाद में, लेकिन मार्क्सवाद में
मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग की बात होगी, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग की बात होगी, तो ये शब्द के अंतर हैं। मार्क्सवाद समाजवाद से मिलता जुलता है, उसी का एक रूप है। अब आगे समझें, लेनिनवाद को भी समझ लें उसी में आगे, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है। लेनिनवाद में कहा गया, लेनिन जो थे वो रूस के आगे चल के राष्ट्राध्यक्ष बने। लेनिन ने कहा कि ये मार्क्सवाद के समर्थक थे, मार्क्स के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग थे लेनिन। विचार इनके अच्छे थे, लेकिन इनके जो कार्य आगे चलकर हुए वो थोड़े से निरंकुश हो गए, जो बदनाम हो गए निरंकुश होने के बाद। लेकिन सिद्धांत अच्छा था, सिद्धांत में कमी नहीं थी, बल्कि होता यह है कि ये जो भी सिद्धांत आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी सिद्धांतों में सिद्धांत बुरे नहीं है, उस सिद्धांत को अपने तरीके से परिभाषित करके चलने वाले लोग उसको पूरा बना देते हैं। अब आप समझें कि लेनिनवाद में क्या कहा। लेनिन ने कहा कि जो समाज, ये जो मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग हैं, तो मजदूर वर्ग से ही एक व्यक्ति उठेगा और उठ करके सत्ता पे कब्जा करेगा और समाज में सभी को बराबर पे ले आएगा, यानी कि समाजवाद लागू कर देगा, और आगे चलकर वो साम्यवाद को लागू किया। तो लेनिन ने ये एक तरीके से एक अधिनायकवाद, आप अगर आप कहें कि लेनिनवाद में अधिनायकवाद भी समाहित है, अधिनायकवाद फांसीवाद में भी समाहित है और लेनिनवाद में भी समाहित है। फांसीवाद में भी एक नेता ऐसा आएगा जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होगा। यहाँ कौन नेता आ रहा है? यहाँ एक नेता आ रहा है जो मजदूर वर्ग से आ रहा है और सभी को एक बराबर पे लाएगा। तो इस रूप में अधिनायकवाद का मतलब होता है कि एक हीरो वाला दौर, यानी कि एक हीरो उठेगा, वो हीरो आएगा तो सभी को एक बराबर पे ले आएगा। ये लेनिनवाद का सिद्धांत था। अब समझे माओवाद। लेनिन के आने के बाद माओवाद आया। तो माओवाद में क्या है? तो माओवाद इसी का एक स्वरूप है। इसका समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सब जो है इसी का एक स्वरूप है। माओवाद में माओ त्से तुंग ने जो कहा, वो ये कहा, जो चीन की स्थिति थी, चीन में ये था कि जब माओ आए वहां, तो उन्होंने देखा कि चीन में जो सामंत हैं, सामंत यानी जमींदार, वो सामंत लोगों के जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं। अधिकतम जमीन जो थी, अधिकतम क्या, सारी जमीनें समाज के जो राजा और सामंत थे उन्हीं के पास थी, और बाकी लोगों के पास, बाकी लोग भूमिहीन थे। तो माओ त्से तुंग ने क्या किया कि जितने भूमिहीन लोग थे उन सबको इकट्ठा किया, और माओ ने कहा कि सत्ता जो है वो बंदूक की नली से निकलती, तो हथियार का और हिंसा का सहारा ले लिया। तो माओवाद हिंसा को अपने केंद्र में रखा और हिंसा का सहारा लेकर के, और जो भी जमींदार थे, जो भी राजा थे, उन सबकी हत्या किया और उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया। तो माओवाद में सीधे सीधे सत्ता पे कब्जा करना और बंदूक की नली से सत्ता निकलती है, इस सिद्धांत पे चलना माओवाद का लक्षण है। इसी माओवाद से प्रभावित होकर के भारत में नक्सलवाद आया। नक्सलवाद इसी माओवाद का ही एक नाम है। नक्सलवाद क्या है? तो नक्सलवाद जो पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे एक नक्सलवाड़ी जगह है, वहीं पे माओवाद से प्रभावित होकर के एक विचार आया, और उस विचार में ये था कि यही जो माओवाद का सिद्धांत है कि जो जमींदार हैं, जो राजा हैं, उनकी हत्या करो और जमीन पे कब्जा कर लो। और उसी सिद्धांत पे चल करके नक्सलवाद शुरुआत में उभरा था। लेकिन भारत में जो नक्सलवाद उभरा था उसके पीछे असंतोष था, और उस असंतोष का कारण ये था कि आजादी के कई साल बीत गए। ये घटना, नक्सलवाद के जन्म लेने की घटना लगभग 67 की है। आजादी मिली 47 में, और 67 में जाकर के, यानी कि 20 साल बीत चुके थे, लेकिन भूमिहीनों के लिए बहुत ज्यादा कोई उनको फायदा नहीं समझ में आ रहा था कि आजादी मिली तो मुझे क्या मिली। आजादी के टाइम में उन्हें कहा गया कि आप सभी को, भूमिहीनों को भूमि दी जाएगी, राजाओं से जमीनें लेकर के, जमींदारों से जमीनें लेकर के भूमिहीनों बांटी जाएगी। लेकिन जब ये नहीं मिला तो नक्सलवाड़ी क्षेत्र में पहला आंदोलन हुआ, और उसी आंदोलन का परिणाम था कि लोगों ने हथियार उठा लिए। और हथियार उठाने के पीछे भी कारण ये था कि जब शुरुआत में बिना हथियार के ये लोग आंदोलन किए तो इनका दमन कर दिया गया। और दमन करने में जब लोग दमन ये कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उसी प्रदर्शन करने में पुलिस के डंडे से एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई और कई लोग मर गए। और इसी आक्रोश का परिणाम था कि लोगों ने हथियार उठा लिया, और हथियार उठा करके सीधे जमींदार की हत्या किए और जमीन पे कब्जा कर लिए। और उस एक घटना ने पूरे एरिया में जहां जहां ये इस ढंग की समस्या थी वहां ये फैलाव लेता चला गया, और इसी सिद्धांत पे चलने लगे लोग। यानी कि जब ये चले थे तब इस विचारधारा पे उनका फोकस ज्यादा नहीं था, माओवाद पे फोकस नहीं था। लेकिन जब ये आगे बढ़ गए तब माओवाद के सिद्धांत से ये मेल खाता था। इस वजह से माओवादी जो थे चीन वाले, ये इनको सपोर्ट करने लगे आगे चल के। और नक्सलवाद जो था, जो भारत में सुधार को लेकर के था, वो आगे चलकर देश के विरोध में हो गया। कारण क्या था कि ये माओवादी जो थे चीन वाले, ये लोग इस नक्सलवादी आंदोलन को पैसा भेजने लग गए। नेपाल के माध्यम से होते हुए नेपाल में
जो लोग थे इसके समर्थक, वो लोग चीन के माध्यम से होते हुए यहाँ पैसा पहुंचने लगा इस आंदोलन को, और यह आंदोलन जो जमींदार विरोधी था वो देश विरोधी हो गया। इस वजह से नक्सलवाद सीधे सीधे भारत में प्रतिबंधित हो गया और ये सुधार के बजाय ये देश विरोधी गतिविधि में आ गया। तो भारत में माओवादी विचारधारा नक्सलवाद के रूप में उभरी और माओवाद आज भी भारत में प्रतिबंधित है। तो ये माओवाद और नक्सलवाद था। अब मानववाद समझे। मानववाद और प्रकृतिवाद ये दो विचारधाराएं हैं। समाज में जब हम मानव को केंद्र में रखते हैं, जैसे आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो पर्यावरण में आपको ये दो विचारधाराएं, एक मानववाद एक प्रकृतिवाद। मानववाद के जो समर्थक होंगे वो कहेंगे कि मानव केंद्र में है और मानव की सुविधा के लिए ये पृथ्वी के जितने संसाधन हैं उन सारे संसाधनों पे मानव का अधिकार है और वो अपने तरीके से जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। ये मानववाद है, यानी कि केंद्र में मानव को रख रहे हैं और ये प्रकृति की जितनी चीजें हैं वो सब मानव के लिए अपने तरीके से संचालित कर सकता है, अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, हर चीज मानव के लिए कर सकता है। मानववाद और मानवतावाद में अंतर है, इसको बहुत ही कंफ्यूज ना होना है। मानववाद का मतलब है कि मानव केंद्र में होगा और मानवतावाद का मतलब है कि मानवता केंद्र में होगी। मानवता का मतलब होता है कि मानव के लायक जैसे विचार होने चाहिए, मानव का जो जीने का तरीका होगा, यानी कि दया, करुणा और ये सारे जो विचार होते हैं मानवता वाले, यानी कि एक इंसान में हम किसी को हेल्प करने वाले गुण मानते हैं तो हेल्प करना उसके मानवता का विचार है। तो वही मानवता, यानी कि सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना मानवता है और किसी के साथ विद्वेष करना ये मानवता विहीन कहा जाएगा। तो ये मानवतावाद में मानवता जैसे विचार आते हैं केंद्र में, लेकिन मानववाद में मानव केंद्र में होता है। और प्रकृतिवादी जो विचारधारा होती है, प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति केंद्र में है और मानव जो है उस प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना मानव का अधिकार नहीं है। प्रकृति स्वयं ही अपने तरीके से संचालित होती है, इसलिए मानव को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो वो प्रकृतिवादी है। तो मानववादी और प्रकृतिवादी ये अलग अलग विचारधाराएं हैं जो केंद्र में रहते हैं, यानी कि मानव अगर केंद्र में है और प्रकृति उसके सहयोग के लिए है तो मानववादी है, और प्रकृति अगर केंद्र में है, मानव उसका हिस्सा है तो प्रकृतिवादी है। तो ये मानववाद और प्रकृतिवाद हो गया। उदारवाद समझे कि क्या है। कि उदारवाद भारत की राजनीति में आजादी से पहले जब शुरुआती दौर था, जो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये लोग थे, उदारवादी कहे जाते। उदारवाद हमेशा सर्वाइव किया है, चाहे जो दौर रहा हो। उदारवाद का मतलब होता है कि जैसे मेरा एक विचार है, इस विचार को अगर हम कठोरता से मान लें तो हम कट्टरवादी कहे जाएंगे, यानी कि हमारा धर्म कुछ भी कहा तो हम उसको अक्षरशः पालन करने लगे तो हम कट्टर कहे जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आवश्यकता के हिसाब से उसमें सुधार कर लें या हम अपने जरूरत के हिसाब से लोगों को उसमें सुधार करने की छूट दे दें तो हम उदारवादी कहे जाएंगे। यानी कि उदारवाद का मतलब है कि हम अपने विचारों को लेकर के जकड़े हुए नहीं है, यानी कि रूढ़िवादी जो होंगे वो उदारवादी नहीं कहे जाएंगे। रूढ़िवादी का मतलब परंपरा को जकड़े हुए हैं तो रूढ़िवादी कहे जाएंगे। और जब वो अपनी परंपरा को छोड़ने को तैयार हैं, सुधार करने को तैयार हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जकड़े हुए नहीं है, उसमें बदलाव लाने में उनको दिक्कत नहीं है, समय के अनुसार वो अपने में बदलाव ले लेते हैं, ला सकते हैं, कोई भी ला रहा है तो उनको दिक्कत नहीं हो, तो वो उदारवाद कहा जाता है। यानी कि जब विचार उदार हो, उदार कहने का मतलब खुला विचार हो, तब वो उदारवादी कहा जाएगा। तो ये आप उम्मीद है कि दसों समझ गए होंगे। अब आप समझें कि दक्षिण पंथ क्या है। दक्षिण पंथ का मतलब अभी आपने देखा कि राजा के समर्थक जो थे, जो सामंतवाद के समर्थक थे, शोषण करने के समर्थक थे, वो दक्षिण पंथी कहे गए। दक्षिण पंथी मतलब राजा के समर्थक, शोषक के समर्थक, सामंतवाद के समर्थक। सामंतवाद समझें कि क्या है। सामंतवाद का मतलब, सामंत का मतलब होता है जमींदार, पूंजीपति, कुलीन, ये सारे शब्द सामंतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि कुलीन का मतलब है कि समाज के जो तथाकथित उच्च वर्ग कहे जाते हैं, वो अपने आप को ये मान करके चलते हैं कि उनका जन्म शोषण के लिए अगर हुआ है तो वो सामंतवादी विचारधारा के माने जाएंगे। तो सामंतवाद का मतलब है कि आप शोषण के समर्थक हैं, यानी कि सामंत जो होता था वो शोषक होता था। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने जमींदार होंगे 90% जमींदार शोषक होंगे। वो जनता के, किसानों के शोषण कर रहे होंगे। भू राजस्व भी वसूलेंगे तो मनमाने तरीके से वसूलेंगे, जबरदस्ती वसूलेंगे, जमीन पे कब्जा करना अपना अधिकार समझेंगे, लोगों से बेगारी कराना अपना अधिकार समझेंगे। तो इस टाइप के जो विचारधारा होंगे वो सामंतवादी विचारधारा कहे जाते हैं। और जब इस विचारधारा के समर्थन में कोई है तो वो दक्षिणपंथी कहा जाएगा। अब आगे देखें राष्ट्रवाद। जब राष्ट्र केंद्र में हो, और तो इसके पहले राष्ट्र को समझिए कि राष्ट्र क्या है। तो एक होता है देश और एक होता है राष्ट्र। देश और राष्ट्र में इसके लिए अंतर समझना पड़ेगा आपको। और राज्य भी समझिए कि राज्य क्या है। देश और राज्य
का मतलब होता है देश जो है एक राजनैतिक इकाई है। राज्य जो है ये एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत परिभाषित होने वाली इकाई है। राज्य राज्य में एक कोई अगर एरिया है, उस एरिया में उसकी अपनी सरकार है, उसके पास अपनी संप्रभुता है, उसकी एक निश्चित जनसंख्या है और उसकी अपनी एक भौगोलिक सीमा है। तो ये 4 चीजें जिनके पास हैं वो राज्य कहे जाते हैं। और देश सीधे-सीधे एक राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो देश को परिभाषित करती है, वो उसकी पहचान होती है। तो देश और राष्ट्र, अब राष्ट्र समझे कि क्या है, तो राष्ट्र का मतलब है कि मान लें कोई एक भारत है, ये एक भारत है। भारत के उत्तर में कोई व्यक्ति है और दक्षिण में कोई व्यक्ति है, पूरब में कोई व्यक्ति है और पश्चिम में कोई व्यक्ति है। इस 4 एरिया का व्यक्ति अगर कोई कारण है जिस वजह से वो अपने आप को एक मान रहा है, यानी कि एक मानने का मतलब भावनात्मक रूप से अपने आप को एक मान रहा है, तो वो राष्ट्रवादी कहा जाएगा। यानी कि वो भारत को एक राष्ट्र कहेगा। राष्ट्र का मतलब राष्ट्र एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है, देश एक प्रशासनिक अभिव्यक्ति है और राज्य एक राजनैतिक अभिव्यक्ति है। तो प्रशासन, राजनीति और भावना तीनों चीजें अलग-अलग होती हैं, अलग-अलग नाम से जानते हैं उसको। तो ये जो राष्ट्र है एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है। भावना जिसमें राष्ट्र की होगी वो राष्ट्रवादी होगा। राष्ट्र का मतलब मान लीजिए दक्षिण भारत का एक व्यक्ति किसी भी कारण से है, जैसे हम कहें कि भारत में राष्ट्रवाद किस ढंग का है, तो पूरे भारत की संस्कृति एक जैसी, इसलिए भारत का राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। हम सांस्कृतिक रूप से एक टाइप के हैं, यानी कि आप देखेंगे कि पारिवारिक परंपराएं, माता पिता, भाई बहन, इन सब के जो रिश्ते होते हैं, इनके जो रहन सहन होते हैं, इनका जो पहनावा होता है, वो सारी चीजें लगभग एक जैसी हैं, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। तो थोड़े बहुत बदलाव तो क्षेत्रगत होते हैं, लेकिन मूल भावना जो होती है वो एक ही होती है। तो वही है एक जैसी भावना, और वो भावना राष्ट्र का निर्माण करती है। और ये राष्ट्रवाद आजादी के टाइम में ही उभरा था, और इस राष्ट्रवाद को उभारने में ही गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है, जो आज पूरा भारत अपने आप को एक मान रहा है। उन्होंने एहसास कराया पूरे देश भर को कि आपका शोषण हो रहा है। इसमें सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने एहसास दिलाया। जितने एरिया में भारत पे कब्जा था अंग्रेजों का, उतने एरिया में आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था। तो आर्थिक आधार पर जो ज्यादा लोगों ने समझा, यानी कि पैसा विहीन बना दिया था, पूंजी विहीन बना दिया था अंग्रेजों ने देश के जितने एरिया में उनका कब्जा था उन सब का। तो वो सभी लोग अपने आप को एक ही राजा का शोषक माने, यानी कि अंग्रेज जो थे वो यहाँ के राजा की हैसियत से थे, यानी कि एक शासक के शोषक हैं। इसलिए उनके मन में आर्थिक आधार पर एकता की भावना आई, और वो एकता की भावना गांधी जी का बोया हुआ बीज है जो आज भी फलीभूत हो रहा है। इसलिए लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, गांधी को मिटाने की क्षमता उनमें नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि गांधी ने जो बीज बोया, वो बीज आज फलीभूत होकर के भारत को एक राष्ट्र बनाए हुए है। इसलिए गांधी के विचारों को अभी भी उतना महत्व मिलता है जितना मिलना चाहिए, भले ही आलोचक चाहे जितना कुछ भी आलोचना कर ले। तो ये राष्ट्र जो है भावनात्मक अभिव्यक्ति है। अब आप समझें पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है कि जब संपत्ति वाला व्यक्ति, यानी कि पूंजीवाद को तो राष्ट्रवाद समझ लिए हैं। अब राष्ट्रवाद के बाद अब देशभक्ति पहले समझ लीजिए, फिर पूंजीवाद पे आते हैं। तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर होता है। राष्ट्रवाद में भावनात्मक रूप से अगर हम किसी देश का, किसी राष्ट्र का हम अपना हिस्सा मानते हैं खुद को, तो हम राष्ट्रवादी हैं। देशभक्ति क्या होती है, तो इसको समझिए। इससे आप देश के लोगों को आप जान सकते हैं कि कौन देशभक्त है कौन नहीं है। इसमें एक भक्ति शब्द जुड़ा है। भक्ति का मतलब होता है कि जैसे आप किसी ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर की भक्ति में हम क्या करते हैं कि कोई देवता है, उस देवता का जैसा स्वरूप है, उस देवी का जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को बदले बगैर हम अपने आप को उनके उसी छवि को अपने अंदर उतार लेते हैं और पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा से हम उनकी पूजा कर रहे होते हैं, तो हम भक्ति में हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के, ये जो देश है मान लीजिए भारत है, भारत का जैसा स्वरूप है, उसी स्वरूप को उसी रूप में अपना ले और उसी रूप में वो अपने देश की पूजा करे, अपने देश को सब कुछ माने, अपने देश के लिए जान देने को तैयार हो, तो वो देशभक्त है। और अगर कोई कहे कि ये हिस्सा गड़बड़ है, इसको हटा करके हम पूजा करेंगे, तो ये समझ जाइए कि वो देशभक्त नहीं है। जैसे कई लोग अपने तरीके से देशभक्ति को परिभाषित करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे विचार हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे विचार हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के विचारधारा भारत में भारत की पहचान है। ये जब से भारत है तब से है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अगर हम अलग अलग करके देखें, मान लीजिए ये वैसे ही है जैसे भारत का निर्माण ही वैसे ही हुआ था,
तो वो उसका स्वरूप बन गया। अब अगर कोई कहे कि एक हिस्सा काट करके तब हम कहें कि भारत है, तो वो समझ जाइए कि वो देशभक्ति नहीं है। देशभक्त होने के लिए आपको सबसे पहले देश को समझना होगा कि देश बना कैसे और देश की पहचान कैसी है। देश में जो आपको मिला, वो देश में क्या-क्या चीजें आपको मिली थी, उसी रूप में आपको एक्सेप्ट अगर है, तो आप देशभक्त हैं। और उसी स्वरूप को बनाए रखने के लिए अगर आप जान देने को तैयार हैं, तो आप देशभक्त हैं, नहीं तो आप देशद्रोही हैं। आप राष्ट्रवाद में आप क्षेत्रगत आधार पर भाव रखेंगे, यानी कि भावनात्मक रूप से एक मानेंगे, और देशभक्ति में देश का जो भी स्वरूप है उसी रूप में मानेंगे। इन विचारों में कहीं भी अलगाव नहीं है। न देशभक्ति में अलग होने का कहीं कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, न ही राष्ट्रवाद में कहीं कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है। अलग होने का क्या है? तो देशद्रोही जो होगा वो उसको बाहर कर दें तो हम देशभक्त हैं। और देशद्रोहियों के को भगाने के लिए, देशद्रोहियों को हटाने के लिए अगर हम जान देने को तैयार हैं, तो हम देशभक्त हैं। तो अगर हम बिना कारण के किसी को अगर हम देश से बाहर निकालने की बात करें, तो हम देशभक्त नहीं हो सकते, हम देशद्रोही हैं। और देशभक्ति के लिए हमें उसी रूप में उसे स्वीकार करना होगा। मान लें हम जिस शिव की पूजा करते हैं, उस शिव की पूजा में अगर उनके जिस स्वरूप का, यानी कि शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और भस्म लगाए हुए शरीर को ही उसी रूप में कमर के नीचे केवल एक बाघ की छाल लपेटे रहते हैं, बाकी शरीर खाली है। ये शिव का एक रूप है। अब अगर कोई कहे कि हम उस शिव को अपने तरीके से कपड़ा पहना करके, कुर्ता पजामा सा पहना करके तब पूजा करें, तो वो शिव रह ही नहीं जाएंगे। फिर वो पूजा कहाँ? पूजा हो ही नहीं सकती उसकी। अगर आप शिव के उसी रूप को उसी तरीके से बना करके आप पूजा कर रहे हैं, तब आप शिव की भक्ति में हैं, नहीं तो आप शिव की भक्ति में नहीं है। तो भक्ति में तर्क का कहीं कोई सहारा नहीं होता, वैसे ही देशभक्ति में तर्क नहीं काम करता। भक्ति में अगर आप तर्क कर रहे हैं, तो आप भक्ति में नहीं है। आध्यात्म का विषय है ये। देशभक्ति भी आध्यात्मिक शब्द है। इसलिए गांधी जी के शब्दों में समझे तो गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गांव से बाहर है और गांव के लिए जान देने को तैयार है, अगर कोई व्यक्ति जिले से बाहर है और जिले के लिए जान देने को तैयार है, अगर कोई व्यक्ति राज्य से बाहर है और राज्य के लिए जान देने को तैयार है, और अगर कोई व्यक्ति देश से बाहर है और देश के लिए जान देने को तैयार है, ये सारी चीजें उस व्यक्ति में जब हों, तब वो देशभक्त है। तो ये एक विचार है, देशभक्ति जो एक भावना है, और देशभक्ति जो है एक आध्यात्मिक विषय। जब तक आप अपने देश को ईश्वर का रूप नहीं मानेंगे, तब तक आप भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। जो लोग इसे बदलने की बात करते हैं, वो देशभक्त नहीं है। देशभक्ति की परिभाषा वो नहीं जानते कि देशभक्ति क्या होती है। तो पहले वो देशभक्ति को जाने समझें, फिर देशभक्ति की बात करें। आगे देखें फांसीवाद। फांसीवाद का जो विचारधारा है, ये फांसीवादी विचारधारा आया है कहाँ से? इटली से। मुसोलिनी ने इसे लेकर के अपने एक पहचान दी। फांसीवादी विचारधारा में ये जो राष्ट्रवाद है, इसको मूल में रखते हैं फांसीवादी, और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे करके अपने आप को अपना एक अधिनायकवादी बना करके, यानी कि अपने आप को हीरो के तौर पर पेश करके, राष्ट्रवाद का सहारा लेके जो भी राष्ट्र के विरोधी होंगे, शुरुआत में ये क्या करेंगे कि देश के जो विरोधी होंगे उनकी हत्या करेंगे, हत्या करके अपने आप को हीरो के रूप में स्थापित करेंगे। और फिर जब सत्ता पे कब्जा करते हैं, यानी मुसोलिनी ने जब सत्ता पे कब्जा किया, तो जो मुसोलिनी का विरोधी था उनकी हत्या करना शुरू हो गया। और जो पहले इटली के विरोधियों की हत्या पे अपनी सत्ता पे कब्जा किया था, वो मुसोलिनी के विरोधियों की हत्या पे आकर के पहुंच गया। और निरंकुश शासन जो था वो उस लेवल पे पहुंच गया कि इटली मतलब मुसोलिनी, और मुसोलिनी का विरोध मतलब इटली का विरोध, और इटली का यानी कि मुसोलिनी के विरोधियों को फिर फांसी की सजा और हत्याएं वो सारी शुरू हो गई। तो वो विचारधारा फांसीवादी विचारधारा थी। तो लोगों ने शुरुआत में जब राष्ट्रवाद जब तक था तब तक तो अच्छा लगा लोगों को, सब कुछ अच्छा था। और जब ये फांसीवाद अपने मूल रूप में आया, तो मुसोलिनी के विरोध में देश की अधिकतम जनता हो गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि मुसोलिनी की हत्या इतने बुरे तरीके से हुई कि लोगों ने मार मार कर, कूद कूद कर इतने बुरे तरीके से मारा कि उसके एक एक कपड़े के टुकड़े अपने मुट्ठी में ले जाने को अपने गर्व का विषय मानने लगे। तो अगर राष्ट्रवाद का सहारा लेकर कोई व्यक्ति सत्ता पे कब्जा करता है, और सत्ता पे कब्जा करने के बाद अगर वो अपने आप को हीरो के रूप में स्थापित करके अपने विरोध को देश के विरोध में मानने लग जाता है और निरंकुश शासन शुरू कर देता है, तो फांसीवादी विचारधारा का व्यक्ति कहा जाएगा। तो फांसीवादी विचारधारा ये है। सामंतवाद समझ गए। अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समझिए। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद एक जैसा लगता है, लेकिन एक है नहीं। साम्राज्यवाद जो होता है, साम्राज्यवाद का मतलब है एक राजा है और दूसरी जगह दूसरा राजा है। अगर ये राजा साम्राज्यवादी है तो क्या करेगा? दूसरे राजा के राजधानी पे आक्रमण करेगा और उसके एरिया पे कब्जा कर लेगा। तो ये राजा का एरिया यहाँ तक हो गया। जनता को किसी प्रकार से वो छेड़छाड़ नहीं करता। जो सत्ता है, ये राजधानी समाप्त कर दिया, तो अब इसका एरिया जो है वो यहाँ तक फैलाव ले लिया। यानी कि साम्राज्यवाद में क्या है? राजनैतिक सीमा का विस्तार और राजनीतिक यानी प्रशासन पे कब्जा बस है।
और बाकी किसी भी प्रकार की चीजों पे कोई कब्जा नहीं है। राजा जो होगा अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा तो साम्राज्यवादी है, और साम्राज्यवाद के विस्तार में केवल राजनीतिक और प्रशासनिक कब्जा बढ़ता है, बाकी किसी प्रकार का कोई कब्जा आगे नहीं बढ़ता। तो ये साम्राज्यवाद है। लेकिन उपनिवेशवाद ऐसा नहीं है। उपनिवेशवाद में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे या राजा यहाँ पे उसका कब्जा है, और जब अपने दूर के किसी राज्य पे कब्जा करता है तो केवल उस राज्य पे कब्जा नहीं करता, वहां के जो भी संसाधन है उन संसाधनों का दोहन करना, वहां की जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनको अपनी संस्कृति में घुमा देना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, मान लें आप उदाहरण ब्रिटेन को ही रख लें, ब्रिटेन यहाँ बैठा है, भारत पे कब्जा किया, तो भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी चीजों पे कब्जा किया, और पूरी तौर पे समाज को भी उसने बदल दिया। और समाज को, जिसको वो कहता है कि हमने आधुनिक बना दिया, वही है उसकी अपनी विचारधारा। जैसे आजकल नव उपनिवेशवाद चल रहा है। नव उपनिवेशवाद में क्या है कि इसी चीज को नए तरीके से परिभाषित करके नया कार्य हो रहा है। मान लीजिए यहाँ जैसे आप सुन रहे हैं कि ये चीन है, ये नेपाल। नेपाल में चीन क्या कर रहा है कि यहाँ पहले आर्थिक रूप से मदद किया, आर्थिक रूप से मदद करने के बाद यहाँ उसने कहा कि हम मंडारिन इसको सिखाएंगे। मंडारिन सिखाने का मतलब वो कह रहा है कि मंडारिन सिखा करके और हम यहाँ उसको नौकरी का ऑफर दे रहे हैं। तो मंडारिन सिखा दिया और यहाँ नौकरी का ऑफर दे दिया, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, मंडारिन सीखना शुरू करेंगे। अगर बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है तो लोग मंडारिन सीख सीख करके यहाँ चले जाएंगे चीन में अपना नौकरी कर, और वो जब लौट के आएंगे तो चीन की संस्कृति को अपने में समाहित किए हुए लौटेंगे, और नेपाल में चीन की संस्कृति हावी हो जाएगी। तो ये नव उपनिवेशवाद का स्वरूप है। ये उपनिवेशवाद पहले दिखाई देता था, अब जो है वो नीतियों में उपनिवेशवाद है, दिखाई नहीं देगा, ये लंबे समय के बाद ये उभरेगा। तो ये उपनिवेशवाद का ही एक रूप है। अगर कोई देश उसकी संस्कृति, उसके समाज, उन सब पे कब्जा करता है किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो उपनिवेशवाद है। और नव उपनिवेशवाद उसी का नया रूप है जो दिखाई नहीं देता, इनडायरेक्ट रूप से करता है, जैसा नेपाल में शुरुआत हो गई है। अब लास्ट है विश्व मानवतावाद। विश्व मानवतावाद ये टैगोर के द्वारा दिया गया विचार है। टैगोर ने जो भारत की जो पुरानी संस्कृति थी, वसुधैव कुटुंबकम वाली विचारधारा, उसी पे आधारित एक विचारधारा उन्होंने दिया कि विश्व में जितने देश हैं, मान लें ये पृथ्वी है, उस पृथ्वी में सभी देशों की अपनी सीमाएं हैं। जब ये सारे देश अपनी सीमा को भूल करके और सब अपने आप को एक परिवार माने और एक मानव माने, और मानव वाले जितने विचारधाराएं होती हैं, जो रहन सहन, जो विचार, जो भाव होते हैं मानव वाले, उस मानव के नाते सब अपने आप को एक मानव माने और मानवता का ख्याल रखते हुए सब बॉर्डर को भूल जाएं, तो विश्व मानवतावाद। तो विश्व मानवतावाद भारत की संस्कृति में वैदिक काल में वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार आए। वो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही यही था कि वसुधा का मतलब पृथ्वी और कुटुंब का मतलब परिवार, यानी पूरी पृथ्वी परिवार, एक ही परिवार है। वही विचारधारा आधुनिक युग में विश्व मानवतावाद वाली विचारधारा बन गई है। तो वही विचारधारा विश्व मानवतावाद है। तो ये थे टोटल विश्व आपके लगभग 20 टाइप के विचारधारा, और उम्मीद है कि कम शब्दों में, कम समय में आपको समझ में आ गया होगा। और जहां पे आपको कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार से असहमत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपके हमेशा के लिए काम आएंगे। तो ये था आज का वाद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वाद थे, उन सब के साथ इसी ढंग के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।